आप सभी का चलते हैं हम लोग। तो आपको हम ये बताने वाले हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से आगे के टॉपिक को क्लियर करना है। और बेसिक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हिंदी में जो कि हम लोगों को बताना है। आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई में वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ण है भाषा की लघुत्तम इकाई है, छोटी इकाई है। और ध्वनि भी इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्ण है तो आप ये लगाइएगा। अच्छा, वर्ण के अंदर 2 टॉपिक होते हैं, एक का नाम होता है वर्णमाला और दूसरे टॉपिक का नाम होता है संधि। वर्णमाला और संधि दोनों ही, क्योंकि आपको पता है कि वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम है, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसको हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। और 2 वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संधि। तो आज हम लोग संधि के टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार से संधि के सवालों को करना है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये 4 टॉपिक हिंदी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम लोग संधि के टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो संधि में सबसे पहला पॉइंट होता है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो नंबर 1 हमें पता होना चाहिए भाई, मेल होना। अच्छा, दूसरी बात होता है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि संधि का संधि विच्छेद ही क्या होगा, तो आपको पता है कि सम प्लस धी बराबर क्या बन जाएगा, संधि। यानी संस्कृत कहती है, एक संस्कृत का सूत्र होता है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः सूत्र का मतलब होता है कि यदि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है तो माँ को अनुस्वार कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि सम प्लस धी बराबर संधि को बनाया। सम प्लस धी में पूर्व पद यहाँ पर माँ है, उत्तर पद को दोनों को मिलाया, माँ को हटाया और अनुस्वार लगा दिया। तो सम प्लस धी बराबर क्या बनेगा, संधि। तो पहली बात है कि संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होना। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस धी बराबर क्या बनेगा, संधि। अच्छा, अगली बात, संधि वर्ण विधि होती है, क्योंकि अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि संधि को हम लोग वर्णों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आती है हमारी परिभाषा की बात, सबसे बड़ी होती है परिभाषा। अच्छा, परिभाषा क्या कहती है कि वर्णों के मिलने से, वर्णों के मिलने से, वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संधि। अच्छा, ये तो किताबों की परिभाषा है कि वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। अगली बात, देखा गया कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3। 3 भेद में कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 का नाम होता है स्वर संधि, दूसरा नाम होता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग को हम इस निशान से लिख देते हैं, विसर्ग। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि संधि के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। अच्छा, 3 टाइप में कौन कौन से होते हैं आप अभी देख रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है, स्वर। दूसरा कौन सा है, व्यंजन। और तीसरा कौन सा है, विसर्ग। अब हमें ये जानकारी लेना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषा के लिए हमें थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अच्छा, इनकी परिभाषा के बारे में अगर हम आपसे बताएं कि हमें कैसे करना है। अच्छा, आपको बेसिक समझना है। अगली बात और है कि संधि के मुख्यतः 2 पद होते हैं ज्यादातर। होने के लिए तो आप जैसे सच प्लस चित प्लस आनंद से 3 पद देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग संधि में ज्यादातर 2 पद मान के चलते हैं। एक का नाम होता है पूर्व और एक का नाम है उत्तर। तो हमें पूर्व पद का अंतिम लेना है और उत्तर पद का पहला। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है कि विद्या प्लस आलय। वर्षों से आप इस सवाल को देखते चले आ रहे हैं। अच्छा, विद्या प्लस आलय में विद्या और आलय दोनों पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों को संधि यहाँ पर करनी है। मतलब विद्या के धा में बड़ा आ है, यहाँ ऑलरेडी बड़ा है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें पूर्व का अंतिम देखना है और उत्तर का पहला। ना तो हमें वी से दिक्कत है ना लय से समस्या, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बना देंगे, विद्यालय। ये अभी केवल बेसिक बात आपको बताई जा रही है कि विद्या प्लस आलय से विद्यालय कैसे बनेगा, ये विषय अलग है। लेकिन हमें समझना है कि विद्या का धा का अंतिम और आ का यहाँ पर, इन दोनों को हमें देखना है। और संधि में कितने पद मानते हैं, 2। अच्छा, अगली बात है, अब ये पॉइंट आप समझ गए हैं कि संधि में 2 ही पद होते हैं, एक का नाम पूर्व और एक का नाम उत्तर। तो हमें सबकी तीनों की परिभाषा याद रखना है। जैसे संधि का नाम है स्वर संधि, संधि का नाम है व्यंजन और संधि का नाम है विसर्ग। तीनों बातें आपके सामने क्लियर हैं। अच्छा, अब हमें स्वर संधि की परिभाषा याद करना है। तो बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को रटवा देते हैं कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि बोलते हैं।
फिर ऐसे के बाद ऐसा आने से, ऐसा करने से ऐसी संधि होती है। तो हमें रटना नहीं है। आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि संधि में दो पद होते हैं, एक का नाम होता है पूर्व और एक का नाम होता है उत्तर। इसका भी नाम है पूर्व और इसका भी नाम है उत्तर। यहाँ पर भी पूर्व और यहाँ पर भी उत्तर। अच्छा, ये बात आप समझ ही गए हैं कि दो पद होते हैं, पूर्व का अंतिम देखना और उत्तर का पहला। अच्छा, संधि का नाम क्या है भाई? स्वर। तो पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? स्वर। और उत्तर में भी क्या होना चाहिए? स्वर। यानी स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता, कौन सी संधि? स्वर संधि। इसके बाद पूर्व पद में क्या है? व्यंजन। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए? व्यंजन। और उत्तर पद में दो कंडीशनें हैं, या तो स्वर और या फिर व्यंजन। मिलने से जो परिवर्तन होगा, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और विसर्ग है तो पूर्व पद में क्या होगी? विसर्ग। और उत्तर पद में या तो स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा तो विसर्ग संधि। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अपना तरीका अलग है कि क्योंकि स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों को तरीकों से आप देख पा रहे होंगे कि किसे हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, अगली बात, संधि के टाइप में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि के टाइप देखा गया कि 5 टाइप होते हैं। नंबर 1 का नाम होता है दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी है आपकी? गुण संधि। तीसरी संधि का नाम है वृद्धि संधि। और चौथी संधि का नाम है यण। और पांचवा है जिसका नाम है अयादि। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को संधियों से समस्या होती है, क्योंकि संधियों से उपसर्ग के भी सवाल बनते हैं। अगर आपको संधियां आती हैं तो आप किसी भी टॉपिक के उपसर्ग का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाते। वैसे बहुत से लोग पढ़ाते, समान स्वर आते हैं तो दीर्घ, एक मात्रा आती है तो गुण, दो मात्राएं आती हैं तो वृद्धि, आधा वर्ण आता है तो यण, तीन वर्ण आते हैं ज्यादातर तो अयादि। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कई वर्ण ऐसे हैं, कई में मात्राएं ऐसी हैं जो कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो हमें अपनी दृष्टि से समझना है कि हम लोग कैसे बताते हैं बच्चों को। अच्छा, गुण, दीर्घ और वृद्धि को तो मोस्टली बच्चे समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है यण और अयादि में। तो आज हम लोग यण संधि के बारे में लेकर आपको चल रहे हैं। अच्छा, यण संधि है, दो पद होते हैं, एक का नाम होता है पूर्व और एक का नाम होता है उत्तर। अच्छा, अपने यहाँ परिभाषा नहीं होती है, सिस्टम होता है। ये लिखा है, मैंने कहा है कि जो पूर्व पद में लिखेगा वो अंतिम में आएगा, जो उत्तर में लिखेगा वो यहाँ पर आएगा। जहां मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ छोटी बड़ी आ सकती, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ सकता और ऋषि आ सकती है। इसके बाद कोई भी असमान स्वर क्या आ जाए भाई? असमान स्वर मतलब समान नहीं आना चाहिए। तो ई और ई के स्थान पर या बनेगा, ऊ और ऊ के स्थान पर वा बनेगा और ऋषि के स्थान पर रा बनेगा। ऐसा पॉइंट है। अब आप देखेंगे, मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल दिखा रहा हूँ कि जिनको हम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, एक सवाल को आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे छोटा सवाल मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल लिखा है अति प्लस अधिक। यहाँ लिखा है अति प्लस अधिक। समझना है कि करना कैसे है, रटना नहीं है। अभी हमें पढ़ाया गया कि संधि में दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर। तो ता में हमने छोटी की मात्रा देखी, यहाँ पर छोटा आ। क्लियर है? तो ई के स्थान पर क्या बनेगा? या। और हमने आ को यहाँ से हटाया और इसमें जोड़ा। आ तो ज्यों का त्यों। ता में से कोई भी छोटी की मात्रा, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि यदि किसी व्यंजन से जब हम स्वर को अलग कर देंगे तो व्यंजन की कंडीशन हमेशा आधी बचती है। आधे का मतलब है ता में से ई को निकाला तो ता आधा बच गया। या यहाँ पर था तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। पीछे लिखा है धिक, इस प्रकार से लिख दिया। आधा ता ऐसा देखने को ठीक नहीं लग रहा, तो हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे अति प्लस अधिक बराबर क्या बनेगा? अत्यधिक। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक और उदाहरण आप देखिएगा। ये उदाहरण तो ज्यादातर हम लोग समझ लेते हैं, कर लेते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर इसको एक और देखेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे। ये तो ठीक है, ये तो छोटा सा उदाहरण है। और एक में जैसे प्रति प्लस एक, सबसे ये वाला उदाहरण सबको पता है क्या बनेगा। मैं बेसिक वो उदाहरण ले रहा हूं जो मोस्टली सब लोग जानते हैं। अभी प्रति प्लस एक में हमने छोटी की मात्रा देखी, यहाँ पर देखा ए। अच्छा, यहाँ पर जो भी आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आता है, पूर्व पद के। तो यहाँ पर या आ गया। अब मामला यहाँ तो हटाना है, लेकिन यहाँ जो लिखा है अब इसका अंतर है। यहाँ पर यहाँ ए है तो ए की मात्रा लगा दो। प्रा तो ज्यों का त्यों, ता में से ई को निकाला आधा ता, ए की मात्रा जोड़ दिया और का पीछे आ गया। क्या बन गया भाई? प्रत्येक। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है कि हम लोग कैसे बदलते हैं। यहाँ पर ये दिक्कत है। अच्छा, एक और है, एक उदाहरण। ये तो बात ठीक है, दोनों उदाहरण ये हो गए हैं जो कि हम लोगों ने जोड़े हैं। अच्छा, एक लिखा है जैसे अभ्यागत। अब अभ्यागत लिखा है, इसका संधि विच्छेद करना है। कई बच्चे पूछते हैं सर जोड़ तो हम लेते लेकिन तोड़ेंगे कैसे? तो आपको ये देखना है कि आधे वर्ण के आगे ऐसा कौन सा वर्ण है जो उन तीनों में कॉमन मिलता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सर या है ये वाला और इसके आगे आधा भा है।
तो आप या के नीचे प्लस लगा दो, कुछ नहीं करना। अच्छा, या में कौन सा स्वर है? बड़ा, तो हमने बड़ा आ और गत पीछे निकाल दिया। अब हमारे पास दो वर्ण बचे हैं, आ और आधा भा, ये दोनों बचे, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप पहले इसको समझो कि यहाँ पर या है। या कहाँ है? ये जब या है तो गारंटी है कि या तो छोटी आएगी या फिर बड़ी। तो या तो ऐसे बनेगा और या फिर ऐसे बनेगा। तो आपको पता है हमेशा अभी प्लस आगत से अभ्यागत बनता, क्योंकि ये उपसर्ग होता है। तो हमेशा अभी प्लस आगत से क्या बनेगा? अभ्यागत। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी प्रकार का, जैसे कोई भी उदाहरण है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक आध री वाला उदाहरण भी बता दीजिएगा, छोटा ऊ वाला उदाहरण बता दीजिएगा। तो एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे पितृ प्लस अनुमति, ऐसा लिखा है। अच्छा, पितृ प्लस अनुमति को हमने दो पॉइंटों में देखा। पूर्व पद में री है, उत्तर पद में छोटा आ, क्या बनेगा? रा। इसने कहा रा बनेगा, जबकि यहाँ पर आ है तो आ से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आ को हटा देंगे, पा पे छोटी की मात्रा। ता में से री को निकाला, आधा था, रा ज्यों का त्यों और नुमति, ऐसा लिख गया। लेकिन आपको पता है कि आधा ता और रा मिलके त्रा त्रिशूल बनता है, तो पितृ नुमति इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो ये वाला उदाहरण आपका हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण छोटा ऊ के भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि संधियों के बारे में, और भी जैसे कोई भी टॉपिक हुआ तो आप इसी आधार पर संधि से उपसर्ग के टॉपिकों को भी जोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संधि के बारे में, यण संधि आप समझ पा रहे होंगे कि संधि में दो पद होते हैं। परिभाषा देखो, अगर परिभाषा में कहें तो वही है कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः या व रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, और बाकी इसके आगे जो भी होगा वो हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।